हेलो फैमिली। लता मंगेशकर जी ने क्यों कह दिया था कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक भी गाना नहीं गाऊंगी। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर दोस्तों, मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी, जब इन दोनों महान कलाकारों के बीच में मनमुटाव का अगर जिक्र करें तो आप सब जानते ही हैं कि बात आकर के वहीं पर अटकती है कि दोनों के बीच में रॉयल्टी के इश्यू से कुछ अनबन हो गई थी, कुछ मनमुटाव सा हो गया था। लेकिन दोस्तों, मनमुटाव तो था ही, लेकिन इस मनमुटाव का सबसे बड़ा जो कारण रहा, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1961 में, रॉयल्टी इश्यू के कुछ सालों से पहले ही। आज हम ऐसी ही एक नई बात को आप सभी के साथ उजागर करना पसंद करेंगे और लता मंगेशकर जी की अपनी खुद की आवाज में हम आपको सुनाएंगे कि लता मंगेशकर जी ने किस कदर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ प्लेबैक देने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी, प्लेबैक की ये प्यारी सी जोड़ी, जिन्होंने अपने कैरियर के पहले ड्यूएट्स साथ में गाए थे, जो साल 1947 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था शादी से पहले। साल 1947 से शुरू हुआ ये कामयाबी का सफर दोनों फनकारों ने तकरीबन 4 दशकों तक एक साथ प्लेबैक्स दिए। तकरीबन 450 के आसपास दोनों ने एक साथ ड्यूएट्स गाए। यहां तक भी कहा जाता है कि उस दौर पर यह जोड़ी उतनी कामयाब थी प्लेबैक के मानों से कि हर एक गुलूगार एक एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए तकरीबन 5-5 या 6-6 हज़ार का अपना पेमेंट लेते थे और हर एक प्रोड्यूसर, हर एक संगीतकार उनकी फीस को खुशी के साथ देना पसंद भी करता था। दोनों ने इतने सारे कामयाब ड्यूएट्स दिए, लेकिन एक फिल्म आई साल 1961 में। फिल्म का नाम था माया। फिल्म माया के लिए संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने। सलील चौधरी जी ने इस फिल्म के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा मेलोडियस ड्यूएट कंपोज किया और प्लेबैक के लिए बुक किया गया था रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी को। तस्वीर तेरी दिल में, सलील चौधरी साहब ने तस्वीर तेरी दिल में इस गीत को साल 1960 में लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में बांग्ला भाषा में भी रिकॉर्ड कराया था, लेकिन ये गाना फिल्मों में रिलीज ना हो पाया था। दोस्तों, अब जिस फैक्ट को हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, हम बताते चले कि इस गाने के साथ जो मनमुटाव होना शुरू हुआ था, ऐसा कुछ फिल्मी पंडित मानते हैं और उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस फैक्ट को साबित भी किया है। जब ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था तो ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी जब भी कभी प्लेबैक देती थी तो उनकी एक ऐसी आदत सी थी, क्योंकि उन्हें संगीत का बड़ा ही डीप गहन नॉलेज भी था। जब संगीतकार कोई धुन उन्हें सुनाते थे तो लता मंगेशकर जी अपनी खूबियां उस पूरे कंपोजिशन में अपनी ओर से ऐड करती थी, कुछ एडिशन भी करती थी, कुछ अल्ट्रेशन भी करती थी और बाद में वो प्लेबैक देना पसंद करती थी। सलील चौधरी साहब को भी कोई ऐतराज नहीं था लता मंगेशकर जी की इन खूबियों पर, लेकिन रफ़ी साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जितने भी गानों में प्लेबैक दिया,
हर एक संगीतकार ने जो भी जैसी भी धुन बनाई, डिट्टो टू डिट्टो रफ़ी साहब उसी कंपोजिशन को निभाते हुए अपना प्लेबैक मुकम्मल करते थे। जब इस गीत का रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो लता मंगेशकर जी चाहती थी कि कुछ एक ऐसी नोट्स पर मुखड़ा कंपोज हो और जहां से वो प्लेबैक देना पसंद करें। मोहम्मद रफ़ी साहब को जिस कंफर्टेबल सुर पर लता जी गाना चाहती थी, वो नोट मोहम्मद रफ़ी साहब को पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि रफ़ी साहब तार सप्तक पर भी उतना ही ऊंचा और सुरीला गा सकते थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत का मुखड़ा रिकॉर्डिंग शुरू किया तो इस गीत के मुखड़े को तकरीबन रफ़ी साहब को 11 बार रीटेक्स लेने पड़े। रफ़ी साहब की ये अक्सर आदत रही कि जब तक उनको खुद को सेटिस्फाई नहीं होता था तब तक वो पूरे गीत को बार बार रीटेक के साथ मुकम्मल कंप्लीट परफॉर्मेंस ही देना पसंद करते थे। जब 11 रीटेक्स हो गए तो मोहम्मद रफ़ी साहब के इस बिहेवियर पर लता जी थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई थी। उनकी नाराजगी चेहरे पर साफ दिख रही थी। रफ़ी साहब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगे थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस गीत को रिकॉर्डिंग कर तो दिया। लेकिन जब लता मंगेशकर जी ने कुछ बातों पर नाराजगी फरमाई तो सलील चौधरी जी भी लता मंगेशकर जी के पक्ष में बैठ गए और रफ़ी साहब से फिर से पूरा गाना रिकॉर्ड करने की आशा व्यक्त की। रफ़ी साहब को बड़े ही दुख हुआ। उन्हें लगा कि मेरा परफेक्ट गाया हुआ गीत फिर से री रिकॉर्ड हो रहा है किसी एक के मानने पर। बहरहाल रफ़ी साहब ने पूरा प्लेबैक तो दे दिया, लेकिन दरअसल दोस्तों गाना मुकम्मल होते होते हुआ कुछ ऐसा। अब आप सुनिएगा कि अंतरे का जो ऊपर वाला नोट है, हम तो ये कहना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन संगीत के जो पंडित हैं उन्होंने ये कहा है कि लता मंगेशकर जी को ऊपर वाली नोट लेते हुए कुछ आसानी महसूस हो नहीं पा रही। ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि लता जी कंफर्टेबल है या नहीं है। हमारा ये कोई भी दावा नहीं। लेकिन रफ़ी साहब की जो आवाज है उसी नोट पर वो सही मानों में बड़ी ही कंफर्टेबली गाई हुई है। जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाले पंडित हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि नाराजगी का, अनबन का एक छोटा सा बीज फिल्म माया के इस गीत के रिकॉर्डिंग दरमियान ही बोया जा चुका था। लता मंगेशकर जी मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी से इस गीत में खुश नहीं थी, ऐसा पंडितों का कहना है। 2 या 3 सालों के बाद फिर जिस चिंगारी को हवा मिली वो चिंगारी थी रॉयल्टी का इश्यू। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने एक बार गाए हुए गीतों के लिए दोबारा रॉयल्टी का लेना मुनासिब नहीं समझते थे, लेकिन लता मंगेशकर जी चाहती थी कि रॉयल्टी हर एक गुलूकारों को मिलनी चाहिए। लता मंगेशकर जी ने खुद ने कहा, रफ़ी साहब के साथ ही नहीं, मेरा सबके साथ झगड़ा हुआ है और रफ़ी साहब के साथ यही हुआ था कि उन्होंने कहा कि रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए सिंगर को। मैंने कहा रॉयल्टी लेनी चाहिए, इसलिए लेनी चाहिए कि कल अगर आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड बिकते भी थे बहुत, आप फर्ज कीजिए किसी वजह से काम आपका गया
तो आपको रॉयल्टी तो आती रहेगी पुराने गानों की। रफी साहब ने कहा नहीं नहीं, वो जो हमने गा दिया, जो प्रोड्यूसर ने किया, बात खत्म हुई। मैंने कहा ये बात मुझे मंजूर नहीं है। तो रफी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। तो रफी साहब ने कहा कि ये महारानी जो कहती है वही सही। मैं और जब हिंदी फिल्म जगत के माने हुए प्लेबैक सिंगर्स उस दौर में जो बड़े ही पॉपुलर थे, उन सभी ने जब दोनों कलाकारों को रॉयल्टी के इश्यू पर समझाना पसंद किया, मोहम्मद रफ़ी साहब को, तो रफ़ी साहब ने मजाक में ऐसा कहा था कि मुझसे नहीं, पहले आप महारानी जी को यानी लता मंगेशकर जी को समझाइए। तब लता मंगेशकर जी ने अपने आप को महारानी कहने पर क्या कहा? रफी साहब, आपने अभी मुझे महारानी कहा, मैं वाकई महारानी हूँ, मैं हूँ महारानी हूँ मैं। और आपको ये बोलने का मतलब ज़रूरत भी नहीं थी। आपने जो बात की है, नहीं मैं आपके साथ गाऊंगा नहीं। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। आणि बाहेरच एक टेलिफोन होता, मी उठून गेले आणि सगळ्या म्युझिक डायरेक्टरला फोन करून सांगितलं मी रफी साहेबांबरोबर आता गाणार नाही, तुम्ही कोणाकडनं घ्यायचं असेल घ्या। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि लता मंगेशकर जी ने अपने खुद के फोन से हर एक संगीतकार को बताया कि अब से मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाना बिल्कुल ही नहीं गाऊंगी। ये तकरीबन 3 या 3.5 साल तक ये इश्यू रहा, दोनों महान कलाकारों के बीच में अनबन रही। फिर एक बार सचिन देव बर्मन साहब ने एक लाइव शो में नरगिस जी द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम पर दोनों फनकारों को एक साथ एक ही स्टेज पर इकट्ठा किया और दोनों फनकारों ने साथ मिलकर के लाइव में एक ड्यूएट गाया। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच में कोई भी मनमुटाव रहा नहीं। उनके बाद उन्होंने दोनों ने बहुत सारे ड्यूएट्स दिए जो आज भी हिंदी फिल्म जगत के संगीत की जान माने जाते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना स्वयं ही मार्ग तलाश करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा से जुड़ी हुई ये कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा से जुड़ी हुई कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।